Welcome back, everybody. In this, we will be doing CPC and its important sections only. These sections you can't afford to forget. You can't afford to forget. अगर ये नहीं आते आपको CPC में sections and orders particularly, then आपका CPC नहीं आती है बिल्कुल भी. इसके अंदर से मेजर पोर्शंस ही करेंगे, ओनली जो वही करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. हम पूरी CPC इंडेक्स वाइज नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव डन दिस इन प्रीवियस वीडियोस. यू कैन गो बैक एंड रेफर टू दोज, बट इन दिस वी विल जस्ट डू दो सेक्शंस एंड दोज प्रोविजंस जो कि आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ हरियाणा जुडिशियल सर्विस का प्रीलिम्स. ठीक है, अगर आपको ये वाले सेक्शंस नहीं आते तो भूल जाओ आपको कि CPC आती है. हम ट्राई करेंगे विद इन 30 मिनट्स, अंडर 30 मिनट्स वी कवर द प्रोविजन सेक्शंस, तो एटलीस्ट हो जाए. मैंने ऑर्डर्स की भी लिस्ट बनाई है. Then we'll do the respective orders as well. So stick with this video till the end and let's just revise ratta memory. अभी के अभी under 30 minutes let's just learn कुछ important sections जो कि आपको आने ही आने चाहिए. तो हम स्टार्ट करते हैं. आपको 153B पर आ जाओ सीधा का सीधा. 153 में B में क्या याद करना है? ओपन कोर्ट. आपका जो भी प्लेस ऑफ ट्रायल होगा अंडर CPC वो होगा ओपन कोर्ट में. सीधा प्रीलिम्स का क्वेश्चन आता है. कहाँ मेंशनड है? 153 में मेंशनड है. बस आपको यही याद करना और कुछ याद नहीं करना. नेक्स्ट आ जाओ 152 में. 152 में आपको क्या याद करना है कि आप अमेंडमेंट कर सकते हो. किसकी? जजमेंट की, डिक्री की, ऑर्डर की. बट कौन सा अमेंडमेंट कर सकते हो? ये पेपर में 1000 बार आ रखा है प्रीलिम्स में, कहीं ना कहीं स्टेट के MCQs में, कि क्लरिकल और अर्थमेटिक मिस्टेक्स जो है आप कब किस प्रोविजन के अंदर अमेंड कर सकते हो. तो 152 के अंदर आप अमेंड कर सकते हो. नेक्स्ट आता है आपका 151 जो कि इनहेरेंट पावर्स है. आपकी CRPC की इनहेरेंट पावर्स कहाँ पर है? आपकी 482. एंड उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है हाई कोर्ट, बट अंडर CPC एवरी सिविल कोर्ट हैज़ द इनहेरेंट पावर. ठीक है, टू लिमिट अदरवाइज इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट है, इसमें मेंशन नहीं है. दैट मीन्स एवरी सिविल कोर्ट हैज़ द इनहेरेंट पावर. किसके लिए? टू मीट द नेसेसरी एंड्स ऑफ जस्टिस और टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट. इसके बाद हम सीधा आते हैं 152 हो गया, 151 हो गया, 148A पे. 148A में आपको क्या याद करना है? बस राइट टू लॉज अ केविएट. MCQ का क्वेश्चन आता है केविएट कहाँ गिवन है? केविएट हमारा 148A में गिवन है. ठीक है, अगर इंसर्शन पूछ लें तो अगर आपसे याद होता है 1976 तो आप याद कर लो, ओवरनाइट इज ओके. इसको फटाफट से रीड कर लेते हैं. वेर एन एप्लीकेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड. केविएट क्या होती है? जब एप्लीकेशन आपकी एक्सपेक्टेड टू बी मेड होती है या वो हो चुकी है या होगी इन अ सूट और प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड और अबाउट टू बी इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट, in a suit or proceeding to be instituted or about to be instituted in a court, any person claiming a right to appear. कोई भी पर्सन, ज़रूरी नहीं है कि पार्टी है. देखो इसमें क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ किया है. एनी पर्सन जिसके पास राइट है टू अपीयर बिफोर द कोर्ट ऑन हेयरिंग ऑफ सच एप्लीकेशन मे लॉज अ केविएट. इसके अंदर देखो सूट नहीं लिखा, क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेशन लिखा हुआ है. All these details are important, okay. Where a caveat has been lodged in a subsection 1, the person by whom the caveat has been lodged hereinafter, उसको हम केविएटर बोलेंगे. शैल सर्व अ नोटिस ऑफ द केविएट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट उस पार्टी को, बाय पर्सन ऑन हुम द एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड. ठीक है, मे द पार्टी केविएट हैज़ बीन लॉन्च एनी एप्लीकेशन इज फाइल्ड इन एनी सूट. तो कोर्ट, तो अगर कोई भी एप्लीकेशन, क्योंकि इसने केविएट एप्लीकेशन पे लगती है, सूट पे नहीं लगती है, तो आपका नोटिस चला जाएगा उसके पास. उसके बाद आपका क्या होगा? उसी के एक्सपेंस पे आपका नोटिस जाएगा विद द कॉपी मेड में, विद ऑल्सो कॉपी ऑफ पेपर. Notice serving and certain shall be furnished the caveator at the caveator's expense. Caveat has been lodged and shall caveat not remain in force. आपका कितना है? 90 days. This is the favorite question of every MCQ prelims. Done. Next आते हैं हम 148 हो गया. 148 that is enlargement of time. इसमें हमने सिर्फ याद करना है 30 days in total. ठीक है, 148 में भी आपका enlargement of time, ये भी टाइटल हेडिंग से पूछा जाता है. 148 इसमें याद करना है 30 days in total. ठीक है, इतना ही आप कर सकते हो. नेक्स्ट आ जाओ 144 पे. 144 टॉक्स अबाउट रेस्टिट्यूशन. एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन, ये भी हेडिंग से क्वेश्चन आता है आपका कि रेस्टिट्यूशन कहाँ गिवन है? 144 में गिवन है हमारी रेस्टिट्यूशन. फटाफट से रीड कर लेते हैं. वेयर इन सो फार एज अ डिक्री, वेयर एंड इन सो फार एज डिक्री और ऑर्डर इज वेरीड और रिवर्स्ड इन एनी अपील, रिविजन ऑफ द प्रोसीडिंग. या क्या हुई है? कोई भी डिक्री, कोई भी ऑर्डर आपका वेरी हुआ है, रिवर्स हुआ है, किस में? एक अपील में, रिविजन में, या किसी अदर प्रोसीडिंग में, या सेट असाइड हुआ है, मॉडिफाई हुआ है, कुछ भी उसके साथ हुआ है. कोर्ट विच पास अ डिक्री और ऑर्डर शैल ऑन एप्लीकेशन. कोर्ट जिसने ये सब चीज़ें करी हैं
वो एप्लीकेशन के ऊपर किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी लगा सकती है, एंटाइटल टू एनी बेनिफिट ऑफ रेस्टिट्यूशन अदरवाइज कॉज सच रेस्टिट्यूशन बी मेड एज विल and so far as may place the parties in position in which they would have occupied, but for such decree or such part has been varied. आपको for this purpose the court may make an orders including orders for, अब क्या क्या ऑर्डर डाल सकती है वो, refund of cost आपका ये डाल सकती है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डैमेजेस, कॉम्पनसेशन एंड मीन प्रॉफिट भी डाल सकती है, विच आर प्रॉपरली कॉन्सिक्वेंशियल ऑन वेरिएशन आपके सारे पे। तो एमसीक्यू में ये आ जाता है कि क्या क्या कर सकती है, आपका डैमेजेस, कॉम्पनसेशन, मीन प्रॉफिट, रिफंड ऑफ कॉस्ट, ये सब डाल सकते हैं। फॉर दिस प्रोविजन कोर्ट विच पास द डिक्री का क्या मतलब है, जिसने भी ये वेरी वगैरह करे, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस या वेयर द डिक्री हैज़ बीन सेटिस्फाइड बाय सेपरेट सूट द कोर्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस, ये आपको पता है, इसके लिए आप कितना दो सूट shall be instituted for the purpose of obtaining any restitution or the will which could be obtained by application। तो आपका कोई सूट नहीं होगा, अलग से सेपरेट सूट नहीं जाएगा, बट आपकी एक एप्लीकेशन जाएगी उसी के अंदर। ठीक है, 144 आपका क्लियर है। नेक्स्ट हम आते हैं 135A पे। 135A पे डायरेक्टली कम या 135A एग्जेम्पशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर सिविल प्रोसेस। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें सीधा पूछा जाता है ये हेडिंग से, एग्जेम्पशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज़, एमएलए, एमपी कौन से प्रोविजन में आपके एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम अरेस्ट, किस में है ये भाई, सीपीसी में ऐसा प्रोविजन है, सीआरपीसी में ऐसा प्रोविजन नहीं है। दैट इज़ 135। 135A के सीपीसी में ये गिवन है कि आप कुछ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज़ पे हो, वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन। अभी कौन से वाले हैं, नो पर्सन शैल बी लायबल टू बी अरेस्ट अंडर सिविल प्रोसीजर, अगर वो एमपी है, अगर वो एमपी है या एमएलए है, ऑफ यूटी ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यूटी ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस। अब ये नहीं है कि आप उसको अरेस्ट ही नहीं करोगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, हमने तो देखा है अरेस्ट होते हुए, बहुत सबसे ज़्यादा तो वही लोग अरेस्ट होते हैं। तो भाई क्या कर सकते हैं, ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एनी मीटिंग ऑफ सच हाउस, तो मीटिंग के दौरान आप नहीं कर सकते। और एज द केस में भी फॉर द लेजिस्लेटिव इफ इज़ अ मेंबर ऑफ कमिटी, ये तो आपका मतलब मीटिंग के दौरान नहीं कर सकते, वैसे कर सकते हो, या कमिटी में है कोई इंसान तो क्या होगा, ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द मीटिंग ऑफ द कमिटी, उस मीटिंग के दौरान नहीं कर सकते, या ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ जॉइंट सीटिंग, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, जॉइंट कमेटी, ऐसे उठ के आप उसकी मतलब ऐसे पोस्ट को आप वो नहीं कर सकते। इसमें जो इंपॉर्टेंट डे है वो है 40 डेज़। ठीक है, ये कभी कभी पूछा जा सकता है, दैट इज़ 40 डेज़ बिफोर एंड आफ्टर सच मीटिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस द सब्जेक्ट ऑफ प्रोविजंस आर लायबल टू बी रीअरेस्ट एंड फर्दर डिटेंशन विच हैव बीन लायबल नॉट बीन रिलीज अंडर प्रोविजन, तो मतलब रीअरेस्ट का प्रोविजन है इनका। 135A हो गया आपका। देन नाउ 135 में भी ये लिखा हुआ है एग्जाम्पशन फ्रॉम अरेस्ट अंडर सिविल प्रोसीजर। तो कौन से लोग, हमने एमपी एमएलए को तो यहाँ पे कर दिया मीटिंग के दौरान, और 40 डेज़ का देखो बिफोर और आफ्टर लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द 40 डेज़ बिफोर और आफ्टर सच मीटिंग, सिटिंग और कॉन्फ्रेंस। ये आपका है ये वाला दिस प्रोविजन, मेंबर है आपका ये वाला हैविंग बोथ ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ मीटिंग। ठीक है, अब 135 में जजेस का है, स्पेसिफिकली मेंशन है, नो जज, मजिस्ट्रेट और अदर जुडिशियल ऑफिसर शैल बी लायबल अंडर सिविल प्रोसेस विच इज़ गोइंग ऑन वाइल गोइंग ऑन प्रिसाइडिंग इन रिटर्निंग फ्रॉम हिज कोर्ट। या तो आप जा रहे हो या आ रहे हो या आप प्रिसाइड कर रहे हो। ठीक है, एनी मैटर इज पेंडिंग बिफोर अ ट्राइब्यूनल हैविंग जुरिडिक्शन देयरइन और बिलीविंग इन गुड फेथ दैट इट हैज जुरिडिक्शन, द पार्टीज देयर टू देयर प्रीवियस मुक्ताज रेवेन्यू एजेंट्स रिकॉग्नाइज shall be exempt from under similar than the prosecution by such tribunal for the contempt while going on retaining such tribunal। आपका ये सब बात है ट्रिब्यूनल while going on the process। ठीक है, ये सारे लोग कौन से ये वाले, आपका पहले प्रोसेस कंप्लीट हो जाए देन यू कैन अरेस्ट अंडर द सिविल प्रोसेस। ठीक है, नाउ नथिंग शैल एनेबल जजमेंट डेटर टू क्लेम एग्जाम्पशन फ्रॉम दिस अंडर माय इमीडिएट एग्जीक्यूशन और वैसे तो देखो नथिंग इन दिस सेक्शन शैल एनेबल। इसमें ये पार्टीज वगैरह का था, इन्होंने कहा इसका मतलब जेडी पे हम अप्लाई नहीं करेंगे, ये ईजी है, इसमें से इतना कुछ नहीं है। अब आते हैं 133, 135 हो गया, 135A हो गया, 133 आते हैं। 133 एग्जाम्पशन ऑफ अदर पर्सनस। अब ये अदर पर्सनस आपका पर्सनल अपीयरेंस, अब ये थे अरेस्ट अंडर सिविल प्रोसेस, अब ये है पर्सनल अपीयरेंस। ठीक है, 133 आपका पर्सनल अपीयरेंस एंड इसका सिमिलर प्रोविजन आपको 81 में मिलेगा पर्सनल अपीयरेंस का, विल सी व्हाट इट इज़। एंड एक वुमेन का प्रोविजन भी मिलेगा, आई थिंक दैट इज़ 132 या पर्सनल अपीयरेंस का। ठीक है, 132, 133, 132 एंड 181 यू कैन रीड दीज टुगेदर। तो 133 में किसको हमने क्या रखा है, एमसीक्यू में आते हैं, ये कौन से एग्जेम्प्टेड हैं नहीं है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, द फॉलोइंग पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड पर्सनल अपीयरेंस से भाई वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल,
Minister of the Union, judges of the Supreme Court, governors of the state, Speaker of the Legislative Assembly, Chairman, Minister of State, Judge of the High Court, persons to whom under 87B applies. Okay, we have to see 87B as well. Where any person claims the privilege of such exemption and is consequently necessary to examine him by the commission. तो कहा ठीक है आपको पर्सनल अपीयरेंस से नहीं आना बट आप कमीशन से आ सकते हो. तो ही शैल पे द कॉस्ट, तो वो कॉस्ट दे देगा कमीशन का अनलेस पार्टी रिक्वायरिंग हिज एविडेंस पे सच कॉस्ट. या आप दूसरा जिसको एविडेंस निकालना है वो कर दे वरना वो दे देगा. कमीशन को आपको अगर याद करना है तो यू कैन टेल मी द सेक्शन नंबर फॉर कमीशन बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड ऑर्डर तो कमीशन का इस 26. ठीक है, 26 तो ऑर्डर है आपका कमीशन का. आई ऑल्सो रिमेंबर द सेक्शन नंबर बट वी हैव टू क्रॉस चेक इट वंस. ठीक है, ओके नाउ लेट्स गो फर्दर. हमारा 133 भी हो गया. 132 में आपको क्या याद रखना है, सर्टेन वुमेन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस का आपका वुमेन हो अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स एंड मैनर्स नॉट टू बिकम, वो आपका अरेस्ट वो पर्सनल अपीयरेंस से एग्जेम्प्टेड है. इन सच वुमेन फ्रॉम अरेस्ट इन एनी केस वेयर अरेस्ट वुमेन इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय कॉस्ट. तो मतलब प्रोहिबिटेड नहीं है तो आप अरेस्ट कर सकते हो. और इसमें सारी वुमेन का नहीं है, इसमें सर्टेन वुमेन है, पर्दानशीन वुमेन है. ठीक है, नेक्स्ट 132 भी हो गया. अब नेक्स्ट आओ 125 पे. नेक्स्ट आओ 125 पे. 125 है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स. इसको हम रीड करते हैं 122 के साथ. इसमें लिखा है अदर हाई कोर्ट्स. ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं जो नॉर्मल हाई कोर्ट्स के, दैट इज़ 122. पावर ऑफ सर्टेन हाई कोर्ट्स टू मेक रूल्स. हाई कोर्ट्स नॉट बीइंग द कोर्ट ऑफ जुडिशियल कमिश्नर. जुडिशियल कमिश्नर को छोड़ के जो भी हाई कोर्ट्स हैं टाइम टू टाइम प्रीवियस पब्लिकेशन के साथ रूल्स निकाल सकते हैं उनके खुद के प्रोसीजर के या सिविल कोर्ट के प्रोसीजर के, उनके सुपरिटेंडेंट्स के एड ऑल्टर कर सकते हैं इन द फर्स्ट शेड्यूल. अब 125 में अदर हाई कोर्ट है. High courts other than the courts are specified in 122 may exercise the powers conferred by that section in such manner subject to such conditions as state government. Other than the courts specified. कौन से जुडिशनल कमिश्नर वाले. ठीक है, इतना कुछ है नहीं बट आपको रूल मेकिंग पता होनी चाहिए. देन आते हैं हमको 115, 114, 113. वो आपको पता है, रिविजन, रेफरेंस, रिव्यू. 115 आते हैं हम रिविजन पे. ठीक है, एक सेकेंड, एक कहाँ से शुरू हो रहे हैं. यहाँ दिस इज़ दिस, नो दिस इज़ 115 रिविजन. और रिविजन का ऑर्डर कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, रिविजन का कोई ऑर्डर नहीं है सीपीसी में, नो ऑर्डर. ठीक है, नो ऑर्डर फॉर रिविजन. क्यों नहीं है भाई, इजी है. देखो रिविजन का मतलब क्या होता है. रिविजन का मतलब होता है कि हाई कोर्ट कॉल कर रही है रिकॉर्ड को एनी केस विच हैज़ बीन डिसाइडेड बाय कोर्ट सबऑर्डिनेट टू सच हाई कोर्ट. सीपीसी और सीआरपीसी में थोड़ा बहुत डिफरेंस है ये रेफरेंस, रिव्यू एंड रिविजन में. ठीक है, तो इसको ये मत सोचना कि यही एक वो है, नहीं. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सीपीसी एंड सीआरपीसी इन हियर फॉर दिस पर्पस. तो सीपीसी में ये लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट कॉल कर सकती है रिकॉर्ड जो कि डिसाइड करे सबऑर्डिनेट का, कब, एंड इन विच नो अपील लाइज देयर टू एंड इफ सब सबऑर्डिनेट कोर्ट अपीयर्स. कब कॉल कर सकती है रिकॉर्ड ऑफ एनी केस which has been decided by the court subordinate and which no appeal lies. Subordinate court लेगी जब इसमें कोई अपील लाई नहीं करते. and if such subordinate court appears, अब वो subordinate court कह रही है या उसको उस ऑर्डर से पता लगता है कि subordinate court ने jurisdiction को एक्सरसाइज करी जो उसकी वेस्टेड ही नहीं थी उसके अंदर. ठीक है, which was not vested in it by law. दूसरा, वो failed to exercise that jurisdiction so vested. पहले तो उसके अंदर वेस्टेड नहीं थी, या उसने जो उसने के पास थी उसने एक्सरसाइज नहीं करी, या हैज एक्टेड इन एक्सरसाइज इलीगली और विद मटेरियल इरेगुलरिटी. द हाई कोर्ट में मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट. ठीक है, तो हाई कोर्ट के पास रिविजन की पावर है इन 3 ग्राउंड्स में. प्रोवाइडेड द हाई कोर्ट शैल नॉट अंडरस्टैंड, वेरी और रिवर्स एनी ऑर्डर एक्सेप्ट वेयर द ऑर्डर इट हैड बीन इन द फेवर ऑफ द पार्टी अप्लाइंग फॉर रिविजन वुड हैव फाइनली डिस्पोज ऑफ द सूट. आपका नहीं करेगी एक्सेप्ट where the order, if it had been made in the favor of the party applying for the revision, would have been finally disposed of it. Where your reverse against which ये आपका ये नहीं है. A revision देखो इसमें लिखा हुआ है, a revision shall not operate as a stay of the suit or the proceeding except with such suit as stayed by the high court. ये यहाँ तक आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको छोड़ दो अभी के लिए. ठीक है, अब रिव्यू आता है. रिव्यू का ऑर्डर है, हाँ भाई रिव्यू का ऑर्डर है हमारा 47. ठीक है, वैसे 114 और ऑर्डर नंबर 47 है. ठीक है, अब रिव्यू क्या होता है. रिव्यू होता है कि
सब्जेक्ट एनी पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ एग्रीड, कोई भी पर्सन जो उसको लगता है कि मैं एग्रीव्ड हूँ किस चीज़ के, अ डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच एन अपील इज़ अलाउड, अपील अलाउड है बट मैंने अपील ली नहीं है, विच अपील अलाउ ही नहीं है। अ डिसीजन ऑन अ रेफरेंस फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉसेस, ये कभी पूछा नहीं जाता है, इसको मे अप्लाई फॉर रिव्यू द जजमेंट विच पास द डिक्री एंड द कोर्ट में मेक सच ऑर्डर, मे अप्लाई फॉर अ रिव्यू ऑफ द जजमेंट टू द कोर्ट विच पास द डिक्री। तो वो खुद का कोर्ट ही, खुद का कोर्ट लिख लो आप, खुद का कोर्ट मतलब जिस कोर्ट ने पास करी है वही, may apply for reverse judgment which pass the decree or made the order and the court may make such orders as the things fit, वही वाला कोर्ट खुद देख लेगा। ठीक है, अब 113 आते हैं, इसका कोई ऑर्डर है? यस, इसका ऑर्डर है 46 रेफरेंस का ऑर्डर है। ठीक है, 46 आपका रेफरेंस का ऑर्डर है। रेफरेंस क्या होता है, और ये भी हाई कोर्ट के पास आती है, रेफरेंस और रिविजन दोनों हाई कोर्ट के पास है, रिव्यू खुद वाला कोर्ट खुद कर लेता है। इसकी कोई ग्राउंड नहीं है, इसके बस यही ग्राउंड है, अपील है पर मैं अपील कर नहीं रहा हूँ और अपील कोई है नहीं। अ डिसीजन ऑन रेफरेंस ऑन द स्मॉल कॉजेस कोर्ट, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब रेफरेंस कब होता है? रेफरेंस कब होता है हाई कोर्ट का? सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज प्रिस्क्राइब, कोर्ट में स्टेट अ केस एंड रेफर द सेम। अब रेफरेंस में मतलब होता है कि आपने को हाई कोर्ट के ओपिनियन के लिए आपने दिया है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट वेयर सच कोर्ट इज सेटिस्फाइड, केस पेंडिंग है और एक क्वेश्चन इन्वॉल्व हो रहा है एज टू द वैलिडिटी के लिए आपका एक क्वेश्चन हो रहा है, ऑर्डिनेंस रेगुलेशन या इनवैलिड इनऑपरेटिव है बट आपने डिक्लेयर नहीं करा, या शायद इट्स ओपिनियन एंड रीजन देयर ऑफ द सेम टू द हाई कोर्ट। एक सेकेंड, इसमें 3 होते हैं। हाँ, विच इज़ नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस। ठीक है, रेफरेंस में एक क्वेश्चन छोटा वाला कोर्ट भेजता है ओपिनियन टू द हाई कोर्ट कि मेरे को हाई कोर्ट का ओपिनियन चाहिए, क्योंकि ये जो अभी केस मैं ले रहा हूँ ये इन्वॉल्व कर रहा है क्वेश्चन ऑफ लॉ जो कि वैलिडिटी को ही क्वेश्चन कर रहा है, और वो क्वेश्चन नेसेसरी है फॉर द नेसेसरी डिस्पोजल ऑफ द केस। और वो आप मतलब ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हैज़ टू मेक दैट। ठीक है, तो इसीलिए आप विद रीजंस यू आर रेफरिंग टू द हाई कोर्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा 113 तक हो गया। 109 अगेन इम्पॉर्टेंट व्हेन अपील आई टू द सुप्रीम कोर्ट। 45 ऑर्डर 45 आपका बताता है अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और सेक्शन 109 बताता है कि सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 4 कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 4 पार्ट 5 से जो रूल्स बनेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग अपील्स फ्रॉम द कोर्ट्स ऑफ इंडिया and to the provisions herein contained, and to appeal, an appeal shall lie to the SC from any judgment of a high court से आपकी अपील सुप्रीम कोर्ट में लाएगी। कब लाएगी? ऐसे ही नहीं है कि कोई भी ला देगी, नहीं, जब हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा। कब सर्टिफाई करेगा? वही सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, ये MCQ का फेवरेट क्वेश्चन है। यू कैन सी दैट इन अ क्वेश्चन हाई कोर्ट स्टेट द क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड, या तो जनरल इंपॉर्टेंस का है या उसने बोला कि भाई ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, नाउ 107 पावर्स ऑफ अपीलेट कोर्ट। अगेन फ्रॉम द हेडिंग इट कम्स, पावर्स ऑफ द अपीलेट कोर्ट कहाँ है भाई? 107 में है। डट लो इसको, घोट के भी लो, कैसे भी करके, कुछ भी करके। तो क्या कर सकता है अपीलेट कोर्ट भाई? डिटरमाइन कर सकता है केस फाइनली, रिमांड कर सकता है केस, इशू फ्रेम कर, सब चीज़ें कर सकता है वो। ठीक है, सब चीज़ें कर सकता है, केस को ख़त्म कर सकता है, रिमांड कर सकता है, इशू बना सकता है, ट्रायल के लिए भेज सकता है, एडिशनल एविडेंस भी ले सकता है अगर वो चाहे तो। ठीक है, सेम पावर होएगी, सब चीज़ें वो कर सकते हैं, तो ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। देन आते हैं 104 आते हैं ऑर्डर फ्रॉम विच अपील आइज। ऑर्डर का जो है अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, इट इज़ ऑर्डर 43। ऑर्डर 43 में आपका लिखा है अपील फ्रॉम ऑर्डर्स। कौन से ऑर्डर्स? एंड अगेन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी जिसके अंदर स्पेशली वी विल बी डीलिंग विद ऑर्डर 43 एंड सेक्शन 104। ठीक है, बिकॉज MCQ में बहुत बार आया है कि इनमें से कौन से ऑर्डर अपीलेबल है, कौन से नहीं है, तो वी वांट टू मेक इट दैट क्लियर इज वेल। तो 104 में लिखा हुआ है कि अपील लाई करेगी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर्स एंड सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द बॉडी एनी लॉ ऑफ टाइमिंग फ्रॉम नो अदर ऑर्डर। सिर्फ इन्हीं, इसने कहा है सिर्फ इन्हीं ऑर्डर्स से अपील होगी एंड नो अदर ऑर्डर। ठीक है, अब ऐसे कौन से स्पेशल ऑर्डर है भाई जो इन्हीं से होगी और किसी और किन्हीं से नहीं होगी?
तो अभी पहला वाला ऑर्डर है आपका 35A। 35A अगर आप देखोगे तो कॉम्पनसेशन की बात करता है कहीं पे। कॉम्पनसेशन आई गेस डिले की है, बट यू जस्ट सी विल सी, अभी ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 35A, ऑर्डर अंडर 91, 92 refusing to leave to institute a suit of the nature referred to 91 as the case may be। 91 is a public nuisance, ठीक है, एंड 92 जो है आपका वो भी पब्लिक चैरिटी से है। तो इसने कहा एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 91, 92 रिफ्यूजिंग टू लीव टू इंस्टीट्यूट अ सूट। तो आपने रिफ्यूज़ कर रहे हो टू लीव, मतलब आपका रिफ्यूजिंग टू लीव टू इंस्टीट्यूट अ सूट ऑफ द नेचर, तो आपका उसका भी अपीलेबल ऑर्डर है। ऑर्डर 95, ये भी आपका कॉम्पनसेशन का ऑर्डर है। सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग के बाद आता है ये सेक्शन, इसको देख लेंगे एक बारी। फिर आपका आता है एन ऑर्डर अंडर द प्रोविजन इम्पोजिंग अ फाइन डायरेक्टिंग द अरेस्ट। देखो अब कौन से ऑर्डर हैं जो कि आपके ऊपर फाइन लगा रहे हैं या जो कि आपको अरेस्ट डिटेंशन के लिए भेज रहे हैं, एक्सेप्ट वे सच एज एन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री का अगर कोई है तो उसके लिए छोड़ के अगर नॉर्मल केसेस में अगर है देन दैट ऑर्डर्स वुड बी अपीलेबल। एनी ऑर्डर मेड अंडर रूल्स फ्रॉम विच अपील इज एक्सप्रेसली फॉलोड और एनी ऑर्डर विच इज़ एक्सप्रेसली अलाउड बाय द रूल्स। कह रहे ये तो है ही हैं, इसके बाद वो वाले ऑर्डर्स भी विच आर एक्सप्रेसली अलाउड बाय द रूल्स, वो आपके भी हैं। वी हैव टू सी द ऑर्डर्स, अभी जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें अगर स्पेशली दे रखा है कि अपीलेबल ऑर्डर है तो वो तो है ही। Provided that no appeal shall lie against any order or in the same that an order of the payment of less than amount ought to have been made। ये नहीं है कि आप ये ऑर्डर या अपील तो कभी भी नहीं है कि कम का आपको देना चाहिए था। नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर पास इन अपील अंडर दिस सेक्शन, मतलब नो सेकेंड अपील फ्रॉम ऑर्डर, नो सेकेंड अपील फ्रॉम ऑर्डर। नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर पास इन अपील अंडर दिस सेक्शन। क्लियर, हमारा 104 भी हो गया है। नाउ मूविंग टू 100, 102 रेड विद 100। देखो पहले देखो अभी 102 का लाइन पढ़ो, देन यू विल रियलाइज़ कि कितनी इंपॉर्टेंस है। पहले 100 की लाइन, पहले आप 101 पढ़ो। 101 कहता है कि नो सेकंड अपील अदर देन आपका जो 100 में ग्राउंड प्रोवाइडेड है, मतलब 100 में सेकंड अपील प्रोवाइडेड है। 102 पढ़ो, नो सेकंड इन अपील इन सर्टन केसेस। सर्टन केसेस दे रखा है इन्होंने। अब भाई पहले हम सेकंड अपील पढ़ते हैं, अब इसने पढ़ा है सेकेंड अपील 100 में है, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेडिंग से याद आता है। तो 100 में लिखा हुआ है सेकेंड अपील। अगर आप देखोगे अपील डिग्री से तो आपका सेकेंड अपील होगा, डायरेक्ट अपील करोगे तो फर्स्ट अपील ही होता है। अपील डिग्री से तो करोगे तो सेकेंड अपील होगा। तो इसने कहा है कि सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ द कोड और बाय एनी अदर लॉ for the time being in force, an appeal shall lie to the High Court for every decree passed in appeal by any court subordinate to the High Court if the High Court is satisfied। अब High Court को satisfy होना पड़ेगा, क्यों करेगा भाई? सेकंड क्वेश्चन, वो सेकंड उसमें सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, ठीक है। अपील आपकी इसमें तभी भी लग सकती है, अपील में लाई अंडर द सेक्शन फ्रॉम अपील डिग्री जो कि पास्ट एक्स पार्टी हुई है। इन एन अपील अंडर द सेक्शन द मेमो ऑफ अपील शैल, अब आपने एंड द प्रीवियस वीडियोज वी हैव डन आई थिंक वी हैव कवर्ड दैट सेक्शन एज वेल कि अपील को करने के लिए मेमो जाता है, ठीक है। सूट प्रेजेंट नहीं होता, प्लेंट प्रेजेंट नहीं होती, बट मेमो जाता है, तो उसके अंदर आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाते 102 में कि सर्टन केसेस में, इसमें तो इसने बता दिया नो अपील आया इन सर्टन केसेस शैल आई फ्रॉम एनी डिग्री व्हेन सब्जेक्ट मैटर आपको ओरिजिनल सूट में कितना है 25,000। ये आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा MCQ में प्रीलिम्स में कभी ना, मतलब रिपीटेडली इट इज आस्क्ड, ठीक है। हमने ये भी कर लिया। आपको 100A में बस ये याद रखना है लेटर्स पेटेंट, और कुछ याद नहीं रखना। नेक्स्ट हम आगे आते हैं 96 पे। 96 अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, दैट इज द फर्स्ट अपील। तो सेव एज फ्रॉम अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी डिग्री पास्ड बाय एनी कोर्ट। तो अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी डिग्री अपील लाइज, ठीक है। ओरिजिनल जुडिक्शन में एक्स पार्टी की है तो भी आपकी चल लेगी आपकी, ठीक है। अब इसने कहा आप याद रख लो 96 के 3 में क्या लिखा हुआ है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, क्लॉज का पूछा जाता है इसके अंदर। नो अपील शैल लाई फ्रॉम डिग्री पास बाय द कोर्ट विद कंसेंट ऑफ द पार्टीज। अगर कंसेंट ऑफ द पार्टीज से डिग्री हुई है तो इसमें नो अपील। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज क्लॉज से क्वेश्चन आता है, 96 3 से क्वेश्चन आता है, ठीक है।
और आप देखो क्या लिखा है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री 50,000, सेकंड फर्स्ट डिग्री नो शैल एक्सेप्ट इन द क्वेश्चन व्हेन डिग्री इन द सब्जेक्ट्स मैटर स्मॉल कॉजेज व्हेन आपका मैटर कितना है 10,000। फर्स्ट अपील स्मॉल कॉजेज कोर्ट आपका 10,000 है, ठीक है। ये जो स्मॉल डिटेल्स है इसको आपको अपने आप याद रखना है। उसके बाद आते हैं हम 96 हो गया, 94 पर आते हैं सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स एंड 95 कॉम्पनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट अटैचमेंट ऑफ इंजंक्शन और इनसफिशिएंट ग्राउंड। इसमें आपको जो याद रखना है 50,000 था, 50,000, ठीक है। अभी पढ़ते हैं, पहले सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स पढ़ते हैं एंड आई गेस वी हैव टू लाइक पहले पढ़ लेते हैं देन आई विल अनाउंस दैट। 94 सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड द कोर्ट में इफ सो प्रिस्क्राइब्ड क्या कर सकती है, issue a warrant of arrest and bring him to the court to show cause why he should not be given security for his appearance if he fails to comply, direct the defendant to furnish security। ये सब टाइटल बेस्ड आता है, आप टाइटल बेस्ड कर लो। ये जो बाकी है ये मेंस पर्सपेक्टिव से आपके इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट है कि आप डिफेंडेंट को बोलो फर्निश करेगा सिक्योरिटी, टेम्परेरी इंजंक्शन दे सकते हो इन केस ऑफ डिसोबीडियंस, कमिट द पर्सन गिल्टी देयरऑफ टू सिविल प्रिजन, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, पहले में लिखा हुआ है कि वारंट इशू करो एंड उससे पूछो कि उसके बाद क्यों नहीं वो सिक्योरिटी देना चाहिए उसके अपीयरेंस का, अगर वो फेल हो गया कंप्लाई करने के लिए तो उसको सिविल प्रिजन भेज दो। डायरेक्ट डिफेंडेंट उसने कहा कि सारे सिक्योरिटी प्रोड्यूस करो एंड प्लेस एट द डिस्पोजल ऑफ द कोर्ट और एट द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर किया गया हुआ था, डिसोबीडियंस कर दिया तो क्या होगा, सिविल प्रिजन भेज दो या उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके सोल्ड कर दो। रिसीवर अपॉइंट कर दो, ये रिसीवर भी इंपॉर्टेंट है, एक सेक्शन अलग से है इसका, वो सॉरी ऑर्डर अलग से है इसका अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर का, ठीक है। मेक सच अदर इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर का भी अलग से है एज जस्ट एंड कन्वीनियंट। तो ये सारी क्या है, ये सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स है। मेंस का आंसर लिखोगे तो ब्यूटीफुल आंसर लिख सकते हो इसका। 95 में कॉम्पनसेशन है, व्हेन एनी सूट विच एन अरेस्ट अटैचमेंट हैज बीन मेड टेम्परेरी इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड। अब देखो वेर इन एनी सूट अरेस्ट हो चुका है, अटैचमेंट हो चुका है या टेम्परेरी इंजंक्शन हो चुका है अंडर द लास्ट प्रोसीडिंग सेक्शन, हमने कहा था सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स में, और कोर्ट को लगता है कि सच अरेस्ट इंजंक्शन वाज अप्लाइड फॉर इनसफिशिएंट ग्राउंड, और उसको लगता है कि भाई इनसफिशिएंट वाज अप्लाइड फॉर एन इनसफिशिएंट ग्राउंड था, तो सूट जो प्लेंटिफ का फेल हो गया है और कोर्ट को लगता है कि नो रीजनेबल और प्रोबेबल ग्राउंड था इंस्टीट्यूट करने के लिए, फालतू में कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहा है, फालतू में डिफेंडेंट एंड प्लेंटिफ ऐसे ही लड़ रहे हैं, तो डिफेंडेंट अप्लाई कर सकता है कोर्ट में कि कोर्ट में अपॉन सच एप्लीकेशन कितना दे देगा इसको, 50,000 तक दे सकता है, 50,000 तक इसको क्या दे सकता है, डैमेज प्रोवाइड करा सकता है। डिफेंडेंट में अप्लाई टू द कोर्ट, डिफेंडेंट को कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा, कोर्ट अपॉन सच एप्लीकेशन वो अवार्ड करेगी प्लेंटिफ को कि वो नॉट एक्सीडिंग 50,000 एज अ डीम्ड रीजनेबल कॉम्पनसेशन टू द डिफेंडेंट, जितनी भी उसको इंक्लूडिंग इंजरी टू रेपुटेशन वगैरह कुछ भी हुई है। प्रोवाइडेड शैल नॉट अवार्ड अंडर द सेक्शन एन अमाउंट एक्सीडिंग द लिमिट्स ऑफ पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन। आपका सेक्शन 6 है, आपको रिवाइज करते रहो साथ के साथ। An order determining any such application shall bar any suit for compensation in respect to such arrest. An order determining any such application shall bar any suit for compensation। अगर आपका डिटरमाइन कर रहे हैं एप्लीकेशन के बाद आप दोबारा नहीं लगा सकते कोई सूट, ठीक है। 94 95 क्लियर, आई थिंक विल स्टॉप हियर एंड बाकी के जो रिमेनिंग सेक्शंस हैं लेट मी जस्ट लिस्ट डाउन देम फॉर यू सो दैट यू कैन गो एंड रिवाइज देम योर सेल्फ, so that because prelims आने वाले हैं, I really don't want to waste anybody's time। तो ये वाले sections तो आपको पक्का करने ही हैं। हम 94 तक हम कर चुके हैं, नेक्स्ट 9 मतलब आई एम गोइंग ऑन द रिवर्स ऑर्डर, ओके। 91 90 89 88 87 8 and with 86 84 83 82 80 79, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं 75, इसको आप लगा लो 77 78, देन अलग से सीरीज़ आ गई 65 64 61 60, ये एक सीरीज़ हो गई, ठीक है। एक सीरीज़ हो गई आपकी 58 59 57 57 56 55, ये रेसन उसकी अलग से सीरीज़ हो गई, अलग से 59 50 यू कैन रीड। ये आपको बैचेस में पढ़ोगे तो आपको ईजिली रिमेंबर हो जाएगा, याद हो जाएगा। देन 35B, इसके साथ आप 46 पढ़ लेना, 35A 35, ठीक है। देन 34 33 32 26 25, 11 10 9 6, ठीक है।
बस ये सेक्शंस आप खुद रीड कर लेना एक बारी, रीड देम वंस एंड कमेंट डाउन बिलो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी आपको पसंद आ रही है, एंड इफ़ यू वांट अनदर स्ट्रैटेजी, अगर आपके पास कुछ है, लाइक यू वांट टू सजेस्ट समथिंग, यू वांट टू रिकमेंड समथिंग, एंड श्योरली डू सो. आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट इन माई फर्दर वीडियोज़, सो दैट हमारा जो रिविजन वाला जो सेगमेंट है ये क्लियर होता रहे साइड बाय साइड. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.